नमस्ते, मैं निवेदिता। और मैं पंकज। स्वर्णांजलि में आपका स्वागत है। शहर का किनारा, उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। वहीं एक ट्रक खड़ा था। उसे देखते ही यकीन हो जाता था, इसका जन्म केवल सड़कों के साथ दुराचार करने के लिए हुआ है। जैसे कि सत्य के होते हैं, इस ट्रक के भी कई पहलू थे। पुलिस वाले उसे एक ओर से देख कर कह सकते थे कि वह सड़क के बीच में खड़ा है। दूसरी ओर से देखकर ड्राइवर कह सकता था कि वह सड़क के किनारे पर है। चालू फैशन के हिसाब से ड्राइवर ने ट्रक का दाहिना दरवाजा खोलकर डैने की तरह फैला दिया। इससे ट्रक की खूबसूरती बढ़ गई। साथ ही यह खतरा भी मिट गया कि उसके वहां होते हुए कोई दूसरी सवारी भी सड़क के ऊपर से निकल सकती है। यह पंक्तियां हैं श्रीलाल शुक्ल के व्यंग्यात्मक उपन्यास राग दरबारी की। जैसा कि हम देखते हैं कि यह पंक्तियां हमें गुदगुदाती तो हैं ही, साथ ही सत्य से परिचित भी कराती हैं। तो व्यंग्य का साहित्य में और जीवन में क्या स्थान है? ये सुप्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध मुझे कहना चाहिए पंक्तियां जो हैं श्रीलाल शुक्ल जी के राग दरबारी व्यंग की। हमें सबसे पहले पहली पंक्तियां पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है यह कोई बहुत बड़ा व्यंग होने वाला है। जब स्थिति इतनी पतित हो कि उसकी निंदा भी ना की जा सके, जब त्रासदी इतनी गहरी हो कि वह हास्य में बदल जाए, जब प्रशासन तंत्र इतना भ्रष्ट हो, उसमें इतने विकार हों। उसमें इतने विकार हों कि उसमें सुधार की कोई संभावना ही ना हो, तब व्यंग की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, जब स्थिति सुधार के योग्य हो तो हम सीधे उसकी निंदा कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। त्रासदी अगर सीमित हो तो हम यह सोच सकते हैं कि उसके बारे में साधारण सामान्य चर्चा करके, गंभीर चर्चा करके उसमें किसी सुधार की अपेक्षा करें। परंतु जब त्रासदी बहुत गहरी हो और उसका तंत्र बहुत फैल जाए, तब व्यंग के आसपास हमें कोई और साधन नहीं मिलता। तब व्यंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व में, मानव इतिहास में, भाषा के इतिहास में व्यंग का प्रयोग सदैव इसीलिए होता है। इसका एक और भी आयाम है, हम अपने निजी जीवन में भी देखते हैं। जो हमारे जीवन की कुछ कुछ छोटी छोटी कठिनाइयां हैं, जो हमें अगर वो एकत्रित होती जाएं तो हमारे लिए बहुत बड़ी हो सकती हैं, परंतु व्यंग के द्वारा वह धीरे धीरे हमें थोड़ा सा सरलता का अनुभव कराती है। जीवन थोड़ा सा उस रूप से सरल हो जाता है। तो व्यंग का ये भी अपेक्षा है। यह मैं कुछ और पंक्तियां, आपने बड़ी सुंदर जो सुप्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध पंक्तियों से आरंभ किया, कुछ और विश्व प्रसिद्ध पंक्तियां हैं इस उपन्यास की, जिसको पढ़कर मैं यह व्यंग किसके ऊपर है, किस कारण से है, यहाँ अमुक रूप क्या है, अमुक कारण क्या है व्यंग का, उसकी हम फिर चर्चा चर्चा करेंगे। करेंगे जी। ट्रक की बात चल रही है, ट्रक से आपने आरंभ किया। यहाँ ट्रक हम कह सकते हैं प्रशासन का एक स्वरूप है। प्रशासन के रूप में हम ट्रक को यहाँ देख रहे हैं। तो होता यह है कि ट्रक में अब एक सवारी चढ़ जाती है, एक आगंतुक है, और उनके बीच में और जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके बीच में वार्तालाप आरंभ हो जाता है। तो कुछ पंक्तियां हैं, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। घड़घड़ाकर ट्रक चला, शहर की टेढ़ी मेढ़ी लपेट से फुर्सत पाकर कुछ दूर आगे साफ और वीरान सड़क आ गई। यहां ड्राइवर ने पहली बार टॉप गियर का प्रयोग किया, पर वह फिसल फिसल कर न्यूट्रल में गिरने लगा। हर 100 गज के बाद गियर फिसल जाता और एक्सेलेरेटर दबे होने से ट्रक की घड़घड़ाहट बढ़ जाती, रफ्तार धीमी हो जाती। रंगनाथ ने कहा, ड्राइवर साहब, तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है। ड्राइवर ने मुस्कुराकर वह प्रशंसा पत्र ग्रहण किया। रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की, कहा, उसे चाहे जितनी बार टॉप गियर में डालो, 2 गज चलते ही फिसल जाती है और लौटकर अपने खांचे में आ जाती है। ड्राइवर हंसा, बोला, ऊंची बात कह दी श्रीमान जी। तो जैसा हमने चर्चा की कि यहाँ ट्रक जो है प्रशासन के रूप में ट्रक को देखा जा रहा है। प्रशासन में कोई भी नया प्रकल्प होता है, कोई भी नई योजना होती है, तो बहुत वेग और आवेग के साथ वह उसका आरंभ होता है। हम उसकी बड़ी चर्चा होती है, उसका बड़ा विज्ञापन होता है, उस और जन सामान्य में उसकी प्रसिद्धि बहुत होती है। परंतु धीरे धीरे वह प्रकल्प, वह योजना हर दूसरी योजना के भांति वह ढीली पड़ जाती है, वह शिथिल पड़ जाती है, और उसके बाद उस पर कोई जनता ध्यान नहीं देती है। परंतु जनता का धन और ऊर्जा उस प्रकल्प, उस योजना में लगा रहता है। अथवा इसका अर्थ यह है कि जनता जो भी धन अर्जित कर रही है, जो भी उसकी ऊर्जा है, वह और उस शासन प्रशासन तंत्र में जो कि भ्रष्ट है,
उसमें लगता जा रहा है और उनका जीवन अ, अच्छा होने के बजाय थोड़ा और ही त्रुटिपूर्ण और अनियंत्रित होता चला जा रहा है। तो इसका बड़े व्यंग्यात्मक रूप से श्रीलाल शुक्ल जी अपनी इन पंक्तियों में हमें परिचय देते हैं। बात यहां पर यह निकल कर आती है कि प्रशासन भ्रष्ट कब होता है। हमने देखा कि जनतंत्र और गणतंत्र की जो अवधारणा है, जो संविधान हमारा लिखा गया 1947 में जब हमें स्वतंत्रता मिली और उसके बाद जिस संविधान की गणना हुई, वह संविधान हमारी भूमि से, हमारे धर्मशास्त्रों से, हमारे धर्म से, हमारे समाज से प्रेरित नहीं था। वह प्रेरित था यहूदी और ईसाई चित्तभूमि के यूरोपीय पृष्ठभूमि से निकले हुए ज्ञानोदय अथवा एनलाइटनमेंट के विचारों से, क्योंकि इसमें राज्य की कोई दैवी अवधारणा नहीं है, सोवरीन की अवधारणा है, जो ऐसा एक ऐसी एक इकाई जिसके ऊपर कोई ना हो। उसके ऊपर भगवान भी नहीं है, क्योंकि भगवान की अवधारणा वहां उस समय तक समाप्त हो चुकी थी। तो इस प्रकार से ऐसी कैसी अवधारणा हो जिसके सामने पूरी जनता, पूरी प्रजा नतमस्तक हो जाए। तो ऐसी अवधारणा, अब वह बड़ी गूढ़ चर्चा है कि पश्चिम में वह कैसे हुआ, ज्ञानोदय के समय ये कैसी चर्चाएं चली, किन किन प्रश्नों पर सोचा गया, विचारा गया। हमारे लिए इस व्यंग की चर्चा करते हुए बात इतनी महत्वपूर्ण है कि यह एक विदेशी अवधारणा थी जो कि यहूदी और ईसाई चित्तभूमि और ज्ञानोदय की पृष्ठभूमि से उभरा हुआ तंत्र था, जनतंत्र था, गणतंत्र था, जिसको भारत के परिप्रेक्ष्य को समझे बिना, भारत की भूमि को समझे बिना, इसके धर्म और दर्शन को समझे बिना इस पर थोप दिया गया। और जब ऐसा कोई विदेशी विचार किसी पारंपरिक समाज के ऊपर जब उसको थोपा जाता है, तो निश्चित ही वह तंत्र एक भ्रष्ट तंत्र को वह उपजाता है। इसका मुझे तो नहीं लगता कि हम इससे बच सकते हैं। जब कोई विदेशी विचार बिना सोचे समझे किसी पारंपरिक समाज पर थोपा जाए, तो एक भ्रष्ट तंत्र का पैदा होना, का जन्म लेना तय ही है। जब उस तंत्र से उस वहां के व्यक्तियों और समुदायों को, वहां के समाज को ढाला जाता है, तो निश्चित ही एक भ्रष्ट तंत्र का जन्म होता है। उसका कारण यह है कि वहां के व्यक्ति उस तंत्र को समझते नहीं है, उनके उसके पीछे जो विचार हैं, जिनके ऊपर यह तंत्र स्थापित है, उनको वह समझते नहीं है। इसमें होता यह है कि समाज के जो सबसे भ्रष्ट व्यक्ति हैं और सबसे भ्रष्ट मानसिकता है, वह ऊपर आ जाती है इस तंत्र का लाभ उठाने के लिए, जिनको हम बिचौलिए कह सकते हैं, जो इस नए तंत्र और व्यक्तियों और समुदायों के बीच में, पारंपरिक समाज और व्यक्तियों के बीच में और इस नए तंत्र के बीच में जो दूरी है उसको तय करने के लिए बिचौलिए आ जाते हैं, जिन्हें हम चालू भाषा में दलाल भी कह सकते हैं। और उसके कारण एक बड़े भ्रष्ट तंत्र की स्थापना होती है। यही स्थापना हमें भारत में 1947 के बाद, स्वतंत्रता के बाद, ऐसे तंत्र की स्थापना हमें देखने को मिली, जिसके ऊपर श्रीलाल शुक्ल जी यह व्यंग करते हैं। तो आपने एक भ्रष्ट तंत्र की बात की, पर हम देखते हैं कि व्यक्ति विशेष भी इस तंत्र में सम्मिलित होते हैं। आज भी हम देखते हैं कि लोग कई बार एक भ्रष्ट सरकार को सत्ता दे देते हैं, उसका चयन करते हैं। तो इसका क्या कारण है? जी, जिस समाज का विवरण इस व्यंग में, जिस भारत का विवरण, जिस भारतीय समाज का विवरण इस व्यंग में श्रीलाल शुक्ल जी ने किया है, वह बहुत ही निर्धन समाज है। तो जब निर्धनता इतनी अधिक हो जाए कि उसमें व्यक्ति का आत्मसम्मान ही नीचे गिर जाए, जब पर्याप्त भोजन करने को ना मिले व्यक्तियों को, जब उनके पास, उनको ठंड लगे और तन पर पहनने को कपड़े ना हो, जब वर्षा हो रही हो और उनके पास रहने को घर भी ना हो, जब निर्धनता इतनी नीचे स्तर तक चली जाए कि व्यक्ति का और समुदायों का भी आत्मसम्मान ही समाप्त हो जाए, उस स्थिति में हम कोई सिद्धांतवादी बात करें तो बहुत उचित नहीं होगा। इस कारण से कि जब आपके जो संतति हैं, जो आपके बालक हैं, वही भूख से मर जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, तब आप सिद्धांतों की चर्चा करेंगे तो यह तो उचित नहीं होगा। तो इस स्थिति में ऐसा होता है कि भ्रष्ट तंत्र के पास बहुत शक्ति है, भ्रष्ट तंत्र के पास अधिक शक्ति होती है, क्योंकि उस शक्ति के सामने खड़े होने वाले, उसका विरोध करने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि उनके पास शक्ति नहीं है। शक्ति, इसका संतुलन बहुत बिगड़ा हुआ है, भ्रष्ट तंत्र के पास बहुत अधिक शक्ति है। अपने साथ व्यक्तियों को भी सम्मिलित लेने के लिए वह ऐसे कुछ प्रकल्प निकालते हैं, ऐसी कुछ योजनाएं निकालते हैं, जिससे कि हर समाज के छोटे छोटे समुदाय के हर परिवार का एक व्यक्ति कम से कम
उस भ्रष्ट तंत्र में उनके साथ सम्मिलित हो जाए। जैसे कि हम यहाँ शिवपालगंज में देखते हैं कि वैद्य जी हैं, जी वो जो स्थानीय कॉलेजेस जी के प्रबंधक हैं, वो जी अत्यंत भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट हैं। और जो सरकार से जो भी भत्ता आता है, जो भी धन आता है, उसको उसके साथ वे कैसा भ्रष्टाचार करते हैं। तो हर परिवार से अगर आप एक व्यक्ति को सम्मिलित कर लेंगे, हर समुदाय से आप एक व्यक्ति को सम्मिलित कर लेंगे, तो समाज में विरोध करने के लिए इकाइयां नहीं बचेंगी। इस कारण से ऐसा हो जाता है कि हर कोई इससे बहुत त्रस्त होता है, इस भ्रष्ट तंत्र से और भ्रष्टाचार से, और सब इसकी निंदा ही कर रहे होते हैं। परंतु जीवन निकालने के लिए, भोजन करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए उनको इस भ्रष्ट तंत्र में सम्मिलित होना ही पड़ता है। तो इस कारण से हम देखते हैं कि यहां पर व्यक्तियों में भी हमें बहुत भ्रष्टाचार दिखता है। इसके भी कुछ बड़े सुंदर चित्रण, बड़े व्यंग्यात्मक और बड़े हास्य जो चित्रण है वह है। हम कुछ एक दो उनकी चर्चा करें तो बड़ा सुंदर होगा। इनकी दृष्टि अत्यंत गूढ़ है, मानना पड़ेगा। जी जी। एक व्यंग्यकार की जैसी पैनी दृष्टि होनी चाहिए, जो किसी स्थिति को भेद कर उसके पीछे के सिद्धांतों को निकाल ले, उस प्रकार की ही दृष्टि है। शिवपालगंज गांव का वह यहां पर विस्तृत एक विवरण दे रहे हैं। अब देखिए, हम कहते हैं और यह सच भी है कि ग्राम जो है वह वहां पर प्रकृति अधिक होती है और वहां पर प्राकृतिक सौंदर्य अधिक होता है, वहां जो जलवायु है वह अधिक अच्छी होती है किसी नगर से। परंतु गांव बुरा भी हो, उसका बुरा स्वरूप भी हो सकता है। किस प्रकार से जब सारे तंत्र टूट जाएं, हम मानव समाज में रहते हैं, इसलिए हमें सांस्कृतिक तंत्र भी चाहिए ही। और जब सारे सांस्कृतिक तंत्र टूट जाते हैं और ऐसा प्रशासन तंत्र आता है जो कि आपका शोषण तो करने को तैयार हो, परंतु वहां पर वह अपना जो अधिकार है, अपने जो दायित्व हैं, उनको निभाने में तत्पर और सक्षम ना हो, अथवा वह दायित्व निभाना ना चाहता हो, तब ऐसी स्थिति आ जाती है कि निर्धनता बहुत ही बुरे स्तर तक पहुंच जाती है और उससे बड़ा ही विभत्स हमें एक स्वरूप सामने देखने को मिलता है। जो इसमें गांव का स्वरूप, शिवपालगंज एक काल्पनिक गांव है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के किसी भी गांव की हम चित्रण हम उसमें देख सकते हैं, उसका वह विवरण दे रहे हैं। यहां पर वह पहला अध्याय समाप्त करते हैं। देखिए कितना हास्यपद और साथ ही साथ हृदय विदारक विवरण है। वे बोलते हैं, थोड़ी देर में ही धुंधलके में सड़क की पटरी पर दोनों ओर कुछ गठरियां सी रखी हुई नजर आईं। वे औरतें थीं जो कतार बांधकर बैठी हुई थीं। वे इत्मीनान से बातचीत करती हुई वायु सेवन कर रही थीं और लगे हाथ मल मूत्र का विसर्जन भी। सड़क के नीचे घूरे पटे पड़े थे और उनकी बदबू के बोझ से शाम की हवा किसी गर्भवती की तरह अलसाई हुई सी चल रही थी। कुछ दूरी पर कुत्तों के भूखने की आवाजें हुई। आंखों के आगे धुएं के जाले उड़ते हुए नजर आए। इससे इनकार नहीं हो सकता था कि वे किसी गांव के पास आ गए थे। यही शिवपालगंज था। अब ये ऐसा सजीव चित्रण है, हम ये कह नहीं सकते कि यह चित्रण जो है वह झूठ है और बड़ा हास्यपद भी है, परंतु कई गांवों की दशा आज भी अगर हम भारत के कुछ क्षेत्रों में जाएं तो ऐसी ही है। जिस प्रकार से हर गांव में एक पोखर होता है, उस पोखर में जो जल जिसको हम पीने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, बाकी सारी गतिविधियों के लिए उसका प्रयोग करते हैं, पारंपरिक समाज में जिस प्रकार से हमने एक अंक में बहुत सुंदर बात की है, आज भी खड़े हैं तालाब, किस प्रकार से सामाजिक तंत्र, जब धार्मिक तंत्र जीवित था तो इन पोखरों को उनको शौच का स्थान अलग हुआ करता था। इन पोखरों को बहुत ही साफ सुथरा रखने का प्रयास रहता था, स्वच्छ रखने का प्रयास होता था और एक पूरी प्रक्रिया होती थी जिसको धर्म के साथ जोड़कर इसको स्वच्छता से, उन्होंने धर्म को स्वच्छता से जोड़ा हुआ था, जिस कारण बिना किसी प्रशासन के ही ये पोखर स्वच्छ रहते थे। परंतु धर्म का यहाँ टूट जाना और प्रशासन तंत्र को वह दायित्व ना निभाना जो उसे निभाना चाहिए, उससे जो स्थिति पैदा होती है वह हमें यहाँ दिखती है। और ये श्रीलाल शुक्ल जी पूरे अपने इस व्यंग में, इस उपन्यास में कई स्थान पर, अलग अलग स्थानों की जो वो विवरण दे रहे हैं वो ऐसे ही हैं। जिस प्रकार से थाने का विवरण है कि मध्यकाल का कोई सिंहासन रहा होगा जो अब घिसकर आराम कुर्सी बन गया था। दारोगा जी उस पर बैठे भी थे और लेटे भी थे। यह निवेदन सुना तो सिर उठाकर बोले, चालान भी हो जाएगा, जल्दी क्या है। तो इस प्रकार से थाने का जो विवरण है, और बहुत ही हास्यपद, बड़ा कुछ प्रश्नों तक चलता है कि किस प्रकार से वहां पर बिल्कुल ही जो औपचारिक ढंग होना चाहिए एक थाने के अंदर, क्योंकि वह प्रशासन की इकाई है, वह वहां पर व्यवस्था बनाने के लिए है, वह हमें यहाँ ढंग बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ता है।
यह थाने का विवरण है, हमने गांव का विवरण देख लिया, और एक और बहुत सुंदर विवरण है यहाँ के सामुदायिक मिलन केंद्र का, जिसको हम अंग्रेजी में कम्युनिटी हॉल भी कह सकते हैं। बहुत ही हास्यास्पद विवरण है। 2 बड़े और छोटे कमरों का एक डाक बंगला था जिसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने छोड़ दिया था। उसके 3 और ओर कच्ची दीवारों पर छप्पर डालकर कुछ अस्तबल बनाए गए थे। अस्तबलों से कुछ दूरी पर पक्की ईंटों की दीवार पर टेंट डालकर एक दुकान सी खोली गई थी। एक और रेलवे फाटक के पास पाई जाने वाली एक कमरे की गुमटी थी। दूसरी ओर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक कब्र जैसा चबूतरा था। अस्तबलों के पास एक नए ढंग की इमारत बनी थी जिस पर लिखा था सामुदायिक मिलन केंद्र शिवपालगंज। इस सब के पिछवाड़े 3-4 एकड़ का ऊसर पड़ा था जिसे तोड़कर उसमें चरी बोई गई थी। चरी कहीं कहीं सचमुच ही हो गई थी। तो इस प्रकार से सामुदायिक मिलन केंद्र का जो व्याख्या यहाँ पर हुई है, यह भी बड़ी हास्यपद है, और वहाँ के बहुत ही बुरे स्तर की, निचले स्तर की निर्धनता की वह परिचायक उसका परिचय देती है कि किस प्रकार से वह निर्धनता का जो निम्नतर स्तर होना चाहिए उससे भी कहीं नीचे स्तर पर यहाँ के जो निवासी हैं वह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो अभी आपने जो पंक्तियां पढ़ी उनके माध्यम से हम देखते हैं कि किस प्रकार जब प्रशासन तंत्र भ्रष्ट हो जाता है तो वह भ्रष्टाचार समाज और व्यक्ति विशेष तक भी पहुंच जाता है। और जो संस्थाएं हैं जी वे भी भ्रष्ट हो जाती हैं। जी, और वही भ्रष्टाचार हम विधि व्यवस्था में भी देखते हैं। तो न्याय व्यवस्था के ऊपर उन्होंने कुछ टिप्पणी की है और यह पंक्तियां मैं सुनाती हूँ। पुनर्जन्म के सिद्धांत की ईजाद दीवानी की अदालतों में हुई ताकि वादी और प्रतिवादी इस अफसोस को लेकर ना मरें कि उनका मुकदमा अधूरा ही पड़ा रहा। इसके आगे कहते हैं, इसके सहारे वे सोचते हुए चैन से मर सकते हैं कि मुकदमे का फैसला सुनने के लिए अभी अगला जन्म तो पड़ा ही है। अभी एक सूचना हमें कुछ सप्ताह पहले ही मिली थी कि 55 मिलियन केस अभी बाकी हैं, सुलझाए नहीं गए हैं सर्वोच्च न्यायालय में इस देश के। और अगर उन सबको सुलझाएंगे, अगर आप एक केस अभी लगाते हैं और तो उसका जो आपको उत्तर है वह 342 वर्षों बाद मिलेगा। इसका अर्थ ही है कि आपको पुनर्जन्म इस गणना के अनुसार तो एक बार नहीं, कम से कम 4 या 5 बार तो लेना पड़ेगा एक जन्म का केस सुलझाने में। तो व्यंग तो वह न्याय व्यवस्था पर कर रहे हैं, विधि व्यवस्था पर कर रहे हैं कि इतना धीमा है कि यह इतना इसका कोई अर्थ ही, ये अर्थहीन हो चुका है। क्योंकि जब आपके पूरे जीवन काल में, पहले कहते थे कि पूरा जीवन निकल जाता है एक किसी केस को सुलझाने में, एक कोई वाद विवाद हो जाता है उसको सुलझाने में, परंतु अब तो उस एक जीवन की भी जो परिधि है वह समाप्त हो चुकी है। और इस प्रकार से यह पूर्णतः निरर्थक हो चुका है। क्योंकि पहले ऐसा बोला जाता था जीवन के अंत में ही सही उन्हें न्याय तो मिला, परंतु अब तो जीवन के अंत में भी न्याय मिलने की कोई हमें आशा ही नहीं दिखती है। तो इस प्रकार से यह पूरा तंत्र निरर्थक हो चुका है। तो व्यंग तो इसके ऊपर ही है, लेकिन यह व्यंग बड़ा गहरा है। इसमें 2-3 बिंदु हैं जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि जब आप समाज में, जिस तरह जो चर्चा हमने पहले की कि हम किसी विदेशी तंत्र को, विदेशी विचारों वाले जनतंत्र गणतंत्र को पारंपरिक समाज पर थोप देते हैं, ज्यों का त्यों उसे उतार लेते हैं बिना उस समाज की मानसिकता को सोचे समझे बिना, उसको अपने अंदर लिए बिना, उस तंत्र के अंदर लिए बिना, तो भ्रष्टाचार तो होना तय ही है। हमारे देश में, हमारे पारंपरिक समाज में देखिए, देश सदैव बहुत ही, यहाँ पर जो जनसंख्या है बहुत बड़ी रही है क्योंकि बड़ी उर्वर भूमि है। यहाँ पर 90% से अधिक जो हमारे वाद विवाद थे वे धर्म के द्वारा सुलझाए जाते थे। पहले तो परिवार के अंदर ही विवाद होता था, पति पत्नी में विवाद होता था तो वो सास ससुर सुलझाते थे, अथवा जो बड़ा उनका परिवार होता था, कोई ताऊ हैं, कोई चाचा हैं, कोई मामा हैं, दोनों परिवार एक साथ मिलते थे, वह समझाते थे। अगर नहीं होता था तो जाति का जो न्यायालय होता था वह सुलझाता था, जो उनके क्षेत्र के न्यायालय होते थे वह सुलझाते थे, मंदिरों में जाके सुलझाया करते थे। आज भी बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं, जिस प्रकार से चंबा में एक मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, वहां पर न्याय चबूतरा करके है, जहां पर लोग आते हैं और भगवान को साक्षी मानकर अपने वाद विवाद को सुलझाते हैं। उसी प्रकार से देश में कहीं, बेलावाड़ी में कर्नाटक में एक मंदिर है श्री वीर नारायण, वहां पर भी जो नरसिंह भगवान का जो मंदिर है उसके आगे लोग अपने वाद विवाद को सुलझाने ही आते हैं। इससे जो राज्य द्वारा संचालित न्याय विधि है उस पर भार बहुत कम पड़ता है।
क्योंकि छोटे छोटे जो भी वाद विवाद हैं वह समाज में पहले ही सुलझा लिए जाते हैं, राज्य तक बड़े गंभीर अपराध ही पहुंचते हैं। जिस प्रकार से हत्या है, हत्या में भी कई व्यक्तियों की हत्या है, या देशद्रोह है, इस प्रकार के जो बहुत बड़े अपराध हैं, या किसी बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है, इस प्रकार के जो अपराध हैं वही राज्य की विधि तक पहुंचते हैं। परंतु हमने जब इस तंत्र को अपनाया, इस विधि व्यवस्था को अपनाया, जो कि विदेशी विधि व्यवस्था थी, तो हमने इस देश के चरित्र को समझने का कोई प्रयास ही नहीं किया। और इस कारण से यह हुआ कि पति पत्नी भी सर्वोच्च न्यायालय में जाने लगे अपने झगड़े, अपने विवाद सुलझाने के लिए। तो वहां पर भार इतना बढ़ गया। बहुत ही साधारण सा यहां पर सिद्धांत है कि जहां 1.25 अरब से ऊपर जनसंख्या हो, वहां पर हर छोटा छोटा अगर वाद विवाद सर्वोच्च न्यायालय में अथवा आपके राज्य के न्यायालय में भी जाएगा, तो जो विधि व्यवस्था है वह अर्थहीन हो जाएगी, जैसा कि होते हुए हमें इसमें दिख रही है। अब यहां पर किसी को लगेगा कि यह व्यंग जो है वो पुनर्जन्म पर भी है। पुनर्जन्म पर यह व्यंग नहीं है, परंतु श्रीलाल शुक्ल जी जो चुटकियां लेते हैं वो कुछ पारंपरिक सिद्धांतों पर भी लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वह हमारे सिद्धांतों पर और हमारी मान्यताओं पर भी चुटकियां ले रहे हों। पुनर्जन्म की अवधारणा यह नहीं है कि आप एक जीवन में जो भी अपराध हो रहे हों उसको अगले जीवन पर टालते जाएं। अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ अर्थशास्त्र नहीं होता, राजा के लिए दंड की व्यवस्था नहीं होती कि राजा को दंड जो है वह समाज में देना है। जिस प्रकार से वहां पर धर्मशास्त्र जो इंगित करते हैं, वहां पर एक संतुलन बना रहे। तो इस प्रकार से हमारे राजाओं के पास दंड नीति थी, समाज के अंदर भी दंड दिया जाता था, लेकिन उसकी दृष्टि अलग होती थी। उसकी दृष्टि केवल किसी को प्रताड़ित करने की नहीं होती थी, अपराध होने के बाद दो व्यक्ति और दो समुदाय कैसे एक साथ मिलकर रह सकें, वह दृष्टि होती थी। परंतु देखिए यहां पर पुनर्जन्म की बात कहां आती है। एक 2 वर्ष का बालक है या बालिका है, वह किसी कुएं में गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है, अथवा वह सड़क पर आता है, किसी वाहन से दुर्घटना में वह मृत्यु को प्राप्त होता है। उस 2 वर्ष के बालक की तो कोई त्रुटि ही नहीं है। कुएं में गिरना किसी की त्रुटि, किसी और की त्रुटि भी नहीं है। तो यह क्यों होता है? जब यहां पर प्रश्न आता है, जब ऐसी बातों का प्रश्न आता है, तो पुनर्जन्म के को छोड़कर हमारे पास और कोई भी सिद्धांत नहीं है उसको समझाने के लिए। तो वहां पर यह बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझ में आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की दुकान पर जाके कुछ सामान जो है वो चुरा लिया, तो इसके लिए आप ये कहें कि तो न्यायों से अगले जन्म में मिलेगा। यह थोड़ा बड़े ऊंचे सिद्धांतों को बहुत तुच्छ बनाकर देखना, तुच्छ दृष्टि से देखना है। हास्य और विनोद में कभी यह हो जाता है, तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए। यह पढ़ते हुए बहुत श्रेष्ठ साहित्य है ये, परंतु यह पढ़ते हुए ऐसा साहित्य लिखते हुए भी, क्योंकि यह जो अब आज का जो समसामयिक समय है उसमें व्यंग बहुत महत्वपूर्ण है। इस कारण से राग दरबारी अगर आप देखेंगे अमेजॉन के ऊपर, तो इसको लाखों लाखों लोग, व्यक्ति जो अब इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि व्यंग का समय है ये। परंतु व्यंग के साथ हमें यह समझना चाहिए कि जो आपके सार्वभौमिक तत्व हैं, सिद्धांत हैं, मौलिक सिद्धांत हैं, उनका हास्य आप ना करें, उनके ऊपर आप व्यंग ना करें। विधि व्यवस्था पर ही कुछ और उदाहरण हैं जो, हाँ, एक उदाहरण है, एक जो कुछ पंक्तियां हैं, वह जब न्यायालय में साक्ष्यों की बात आती है, साक्ष्य की बात आती है, तो जो राज्य द्वारा चलित जो विधि व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, वह साक्ष्य पर और साक्षियों पर ही आधारित है। कि अगर कोई दुर्घटना हुई है, अगर कोई अपराध हुआ है, तो उसको सिद्ध करने के लिए साक्षी बहुत आवश्यक है। जबकि समाज और धर्म पर हम जाते हैं तो उनसे यह भी पूछा जाता है कि भगवान को साक्षी मानकर अपने अंदर, अपने अंतःकरण से पूछकर सत्य बोलें। अगर वो सत्य बोलते हैं तो सही बात है। 90% से अधिक समाज में देखा गया है कि जो व्यक्ति हैं, क्योंकि अपराध भी इतने बड़े नहीं हैं, वह सत्य बोलते हैं, दंड को स्वीकार करते हैं। और दंड भी हमने पहले भी चर्चा की, दंड हमारे यहाँ ऐसे हुआ करते थे जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को और ऊंचे स्तर तक पहुंचा दे। इस कारण से दंड को वे स्वीकार करते थे। परंतु अगर कुछ स्थिति में ऐसा नहीं है तो भी समाज धीरे धीरे उसको ठीक कर देता है। तो जो पारंपरिक समाज है उसमें अंदर का जो साक्ष्य है उसको भी माना जाता है। जब हम राज्य द्वारा चलित जो विधि व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, जब हम उसकी बात करते हैं, तो यहां पर साक्षी केवल भाई ही है। जो कोई व्यक्ति अपराध स्थल पर
वहां पर उस समय प्रस्तुत हो और उसने वह अपराध होते हुए देखा हो जिसका वो साक्ष्य जाकर न्यायालय में दे। अब थोड़ा सा यहाँ पर विचित्र यह पूरा जो प्रक्रिया लगती है कि अगर वह इतना तत्पर ही है साक्ष्य देने के तो वह अपराध रोक भी सकता था, और अगर अपराध रोकने से वह डरता है तो वह न्यायालय में जाकर साक्ष्य देने से क्यों नहीं डरेगा? यह बहुत सारे प्रश्न आते हैं और ऐसा होता भी है। ऐसा अधिकतर ऐसा ही होता है। तो इसका व्यंग, इसका इसके बारे में हास्य श्रीलाल शुक्ल जी ने किया है। मैं कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाता हूं। इनके गांव में शिवपालगंज में एक ऐसे व्यक्ति थे जो न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए ही प्रसिद्ध थे और उनको बड़ा ऊंचा माना जाता था। वैसे कभी ना उखड़ने वाले गवाह की ख्याति ही पंडित राधेलाल की जीविका का साधन थी। अब देखिए, वह जिसको कहते हैं प्रोफेशनल, जो जीविका ही साक्ष्य देने से अपनी अर्जित करते थे। यहां आगे लिखते हैं, वे निरक्षरता और साक्षरता की सीमा पर रहते थे और जरूरत पड़ने पर अदालतों में दस्तखत कर लेता हूं, अथवा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इनमें से कोई भी बयान दे सकते थे। तो यहां पर यह वह विनोद करते हुए कह रहे हैं कि किस प्रकार से यह प्रक्रिया निरर्थक है, कि इसमें जो साक्षी और साक्ष्य की जब हम बात करते हैं किस प्रकार से उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। इस पर कुछ और पंक्तियां हैं बड़ी सुंदर, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। विधि व्यवस्था की दशा के बारे में ही है कि किस प्रकार से ऐसा माना जाता है, जो मान्यताएं हैं कि कैसे कोई अपराध सिद्ध होगा, वह जिन आधारभूत स्तंभों पर खड़ी हैं, वह जो स्तंभ हैं वह इतने शक्तिशाली नहीं है, वो बड़े डावाडोल हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियां हैं। उनकी जादूगरी का सबसे बड़ा प्रदर्शन खून के मामले में होने की आशा की जाती थी, क्योंकि समझा जाता था कि इन 300 गांवों में रहने वाले के मन में किसके लिए घृणा है, किससे दुश्मनी है, किसको कच्चा चबा जाने का उत्साह है, इसका वे पूरा पूरा ब्यौरा रखेंगे और पहले से ही कुछ ऐसी तरकीब करेंगे कि कोई किसी को मार ना सके, और अगर कोई किसी को मार दे तो वे हवा की तरह मौके पर जाकर मारने वाले को पकड़ लेंगे, मरे हुए को कब्जे में कर लेंगे, उसके खून से तर मिट्टी को हांडी में भर लेंगे और उसके मरने का दृश्य देखने वालों को दिव्य दृष्टि देंगे, ताकि वे किसी भी अदालत में जो कुछ हुआ है उसका महाभारत के संजय की तरह आंखों देखा हाल बता सकें। संक्षेप में, दारोगा जी और उनके सिपाहियों को वहां पर मनुष्य नहीं बल्कि अलादीन के चिराग से निकलने वाला दैत्य समझकर रखा गया था। उन्हें इस तरह रखकर 1947 में अंग्रेज अपने देश चले गए थे, और उसके बाद ही धीरे धीरे लोगों पर यह राज खोलने लगा था कि ये लोग दैत्य नहीं है बल्कि मनुष्य हैं, और ऐसे मनुष्य हैं जो खुद दैत्य निकालने की उम्मीद में दिन रात अपना अपना चिराग घिसते रहते हैं। अब यह पूरे साक्ष्य साक्षी और यह पूरी प्रक्रिया व्यवस्था तंत्र जो व्यवस्था है। ऐसे तंत्र पर निर्धारित है जिसमें कोई त्रुटि ही ना हो, जबकि हम जानते हैं कि जब हम भूमि की बात करते हैं तो हर तंत्र में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, और इस प्रकार से ऐसा तंत्र तो स्थापित हो ही नहीं सकता जिसके ऊपर आधारित मान्यताओं को लेकर यह पूरा साक्षी का यह जो व्यवस्था है, विधि व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, यह चलती रहती है। तो इसकी विचित्रता हमें यहां देखने को मिलती है श्रीलाल शुक्ल जी के इन बड़े हास्यपद शब्दों से। जिस प्रकार से उन्होंने विधि व्यवस्था के ऊपर व्यंग्य किया है, उसी प्रकार उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के ऊपर भी व्यंग्य किया है। तो मैं 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ और उसके ऊपर फिर हम चर्चा करते हैं। किसी भी सामान्य मूर्ख की तरह उसने एमए करने के बाद तत्काल नौकरी ना मिलने के कारण रिसर्च शुरू कर दी थी, पर किसी भी सामान्य बुद्धिमान की तरह वह जानता था कि रिसर्च करने के लिए विश्वविद्यालय में रहना और नित्य प्रति पुस्तकालय में बैठना जरूरी नहीं है। इसलिए उसने सोचा था कि कुछ दिन वह गांव में रहकर आराम करेगा, तंदुरुस्ती बनाएगा, अध्ययन करेगा, ज़रूरत पड़ने पर शहर जाकर किताबों की अदला बदली कराएगा और वैद्य जी को हर स्टेज पर शिष्ट भाषा में यह कहने का मौका देगा कि काश हमारे नव युवक निकम्मे ना होते तो हम बुजुर्गों को ये जिम्मेदारियां ना उठानी पड़ती। तो देखिए, एक ही पंक्ति में उन्होंने कितने स्पष्ट रूप से जो अकादमिक जगत है और कैसे यहां पर भी धर्म के केंद्र से हटने के कारण, जिस प्रकार से हमने विधि व्यवस्था में देखा कि कैसे आंतरिक साक्ष्य हटने के कारण, दैवीय साक्ष्य हटने के कारण कितना अर्थहीन हो जाता है यह पूरी प्रक्रिया, उसी प्रकार से लेखन में, अध्ययन में, शिक्षा में जब हम
धर्म को हटा देते हैं तो किस प्रकार से वह भी निरर्थक हो जाता है। अकादमिक लेखन में आपने देखा कि किसी सामान्य मूर्ख की तरह उसने भी एमए करने के बाद नौकरी न मिलने के कारण रिसर्च आरंभ कर दी थी। तो आज हम देखते हैं कि हमारे जगत में शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार से है कि हर कोई जो शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश करना चाहता है या प्रवेश कर चुका है, वह बहुत सारे कुछ शोध पत्र लिखता है, बहुत सारे शोध और बड़े बड़े शोध लिखता है। उसका मन इस शोध में नहीं है, उसके मन में जिज्ञासा बिल्कुल भी नहीं है, उसके मन में कुछ नया जानने की इच्छा है ही नहीं। वह यह केवल अपनी जीविका और के अर्जन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कर रहा है। तो इस प्रकार से यह पूरी व्यवस्था कैसे कृत्रिम बन जाती है और उसमें सत्य का भाग जो है बहुत कम हो जाता है, यह हमें इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। यह बात श्रीलाल शुक्ल जी ने बार बार अपने व्यंग में कही है। कुछ और पंक्तियां मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। वे बोलते हैं, यह वह जमाना था जब चोर चोर थे और डाकू डाकू। चोर घर में सिर्फ चोरी करने के लिए घुसते थे और एक 5 साल का बच्चा भी पैर फटफटा दे तो वे जिस सहन से अंदर आए थे उसी से विनम्रता पूर्वक बाहर निकल जाते थे। डाकुओं की दिलचस्पी मारपीट में ज्यादा होती थी, माल लूटने में कम। इस परिप्रेक्ष्य में दूरबीन सिंह ने अपने इलाके में चोरी करते समय घर में जग जाने वालों को पीटने का चलन चलाया और यह तरीका उनके समसामयिक चोरों में बड़ा ही लोकप्रिय हो गया। इस तरह दूरबीन सिंह ने चोरों और डकैतों के बीच के फासले को कम करने का एक बुनियादी काम किया और उनकी पद्धतियों, मेथोडोलॉजी में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। अब देखिए, अगर आप इस शोध पत्र पढ़ें आजकल जितने भी लिखे जाते हैं कि ये दो प्रक्रियाओं के बीच में जो दूरी है उनको कम किया और इस प्रकार से कुछ नया क्रांतिकारी काम किया, या आप 100 अगर शोध पत्र इस प्रकार के पढ़ेंगे तो उनमें 80 में आपको इस प्रकार की भाषा मिल जाएगी। तो यहाँ पर वो अकादमिक लेखन का हास्य करते हुए, उसका परिहास उड़ाते हुए वह ये बातें कह रहे हैं। और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत सुंदर कुछ और प्रक्रिया है जहां पर नीति पर उन्होंने कटाक्ष किया है। वे बोलते हैं, उनकी बातचीत किसी ऐसी घटना के बारे में होती रही जिसमें दोपहर, फंटूश, चकाचक, ताश और पैसे का जिक्र उसी बहुतायत से हुआ जो प्लानिंग कमीशन के अहलकारों में इवैल्यूएशन, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट या साहित्यकारों में परिप्रेक्ष्य, आयाम, युगबोध, संदर्भ आदि कहने में पाई जाती है। तो यहां पर वे किस बात पर हम जो हमारा ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी कोई ऐसा तंत्र बनता है उसमें एक शब्दावली विकसित की जाती है, जो शब्दावली उस तंत्र से बाहर निरर्थक होती है। कुछ लोग उस शब्दावली के पारंगत हो जाते हैं और उसका प्रयोग, उन शब्दों का प्रयोग कर करके एक ऐसा समुदाय बनाते हैं जो भाषा उस समुदाय से बाहर समझी ही न जा सके और वे समाज में ऐसा अपने आप को ऊंचा बता सके हैं कि क्योंकि वे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वह इस शब्दावली को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और 2-4 गिने चुने लोगों को समझा सकते हैं, तो वह कई बड़े ही विद्वान हैं और इसके कारण उन्हें समाज में बड़ा स्तर प्रदान किया जाए और उसका अर्थ है कि बड़ा पद प्रदान किया जाए और बहुत धन वे अर्जित कर सकें। आज जो हमारे अकादमिक हैं, जिस प्रकार के शोध पत्र वे लिखते हैं, जो बात 2 शब्दों में या अथवा एक वाक्य में कही जा सकती है, जिसके लिए वे 10-10 प्रश्नों के ऐसे निरर्थक शोध पत्र लिखते हैं जिसमें वही शब्दावली बार बार उसको वो लिखकर अपने आप को ऊंचा समझते हैं, दूसरों के सामने इस प्रकार से वह अपनी बात रखते हैं कि बड़ी विद्वता पूर्वक वे बातें कह रहे हैं। यही बात नीति के ऊपर भी सही है कि आज भारत की और किसी भी देश की जो नीति बनाने वाले हैं, वह यह प्रक्रिया बहुत कठिन नहीं है कि देश के जो मूल हैं, मूल सिद्धांत हैं, इस धर्म के, इस देश के, एक समाज के जो मूल सिद्धांत हैं, उनको समझा जाए और उनके ऊपर सरल नियम बनाए जाएं जो सभी जनता के लिए, लगभग जो बहुसंख्यक हैं जनता में, उनको वह समझ में आ सके। और नीति तो वैसी ही होनी चाहिए जो बहुसंख्यक को समझ में आ जाए, परंतु वे ऐसे शब्दों में बातचीत करते हैं जो बहुत ही कम व्यक्ति समझ सकते हैं और उनको व्यक्तियों तक ले जाने के लिए, समाज को ले जाने के लिए फिर से बिचौलियों की आवश्यकता पड़ती है। तो यह भ्रष्ट तंत्र सदैव बिचौलियों को जन्म देता है, जिस प्रकार से उनके लिए भी जो व्यवसाय का उत्पादन होता रहे और जो जनता है वह डरी रहे और शासन पर, इस तंत्र पर, भ्रष्ट तंत्र पर सदैव निर्भर रहे।
इसलिए नीतियां तो बनती हैं पर उनका पालन ठीक से नहीं हो पाता। पालन ठीक से नहीं होता। मैं तो यह कहूंगा कि जैसी नीतियां बनती हैं वे भी समाज के मर्म को समझते हुए तो बिल्कुल नहीं बनती, वास्तविकता से परे बहुत हैं। परे होती हैं, उनके विपरीत भी होती हैं। हम्म। जिस प्रकार से मैं आपको एक घटना से ही यह समझाना, बहुत लघु घटना है कि टेनेंट एक्ट करके एक आया 1970 में लगभग, कभी मैं अमुक वर्ष तो अभी मुझे स्मृति में नहीं है, परंतु उस नियम के अनुसार, उस विधि के अनुसार उसने जो आदेश दिया कि मंदिर के आसपास जो भी भूमि है, या भारत मंदिर के आसपास नहीं, भारत में जो भी भूमि है, जो उस पर 10 अथवा 15 या 20 वर्षों से अधिक रह रहा हो, वह भूमि उसके नाम पर, अगर उसके पास उसके जो उसके नाम पर वो भूमि नहीं है तो भी सरकार उसके नाम पर वो भूमि करके दे देगी। अब मंदिरों में ऐसा हुआ करता था कि मंदिर दान में व्यक्तियों को, परिवारों को, समुदायों को भूमि दिया करते थे जिस पर वे खेती कर सकते थे। तो यह भूमि वह बेच नहीं सकते, उसका विक्रय नहीं कर सकते थे, उस पर वह उत्पादन कर सकते थे, अपना जीवन यापन कर सकते थे, अपने बच्चों को वो दे सकते थे, परंतु बस उसको, जिससे वह तंत्र न टूट जाए, उसको वह विक्रय नहीं कर सकते थे। परंतु इस विधि के आते ही, इस नियम के आते ही उन्होंने वह बेच के, और नगरों के बीच में तो वे इतनी, उनका मूल्य इतना अधिक हो गया कि उन्हें बेच बेच के वह जाने लगे, और यह जो सुंदर मंदिरों का तंत्र था वह टूट गया। तो ऐसी नीतियां जब बनती हैं जो देश की परिप्रेक्ष्य भूमि से बहुत अलग रहती हैं, तो वह निरर्थक ही नहीं, कई बार बड़ी हिंसक होती हैं, जिसका परिचय हमें श्रीलाल शुक्ल जी भी बारंबार इस व्यंग में हमें देते हैं। तो हमने देखा कि श्रीलाल शुक्ल जी ने शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और विधि व्यवस्था पे व्यंग्य किया है, और इनका मूल कहाँ है? हमारे संविधान में। तो क्या संविधान के ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी की है? जी, संविधान के ऊपर भी उन्होंने व्यंग किया है, बड़ी गहरी टिप्पणी की है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, विधि, इन सब का मूल, क्योंकि नीति की हम बात कर रहे हैं, नीति व्यवस्था पे भी उन्होंने व्यंग किया है, जो चौथी व्यवस्था है, इस सब का मूल तो संविधान में ही है, क्योंकि यह संविधान जनित ही संस्था है, संविधान जनित ही यह पूरा जो तंत्र है वह है। तो कुछ पंक्तियां मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। यह भी बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। यह पूरी पुस्तक ही ऐसी है कि आप पढ़ते रहें। जी, और हंसते रहें। हंसते रहें। 10वें अध्याय को जब आरंभ करते हैं तो वह लिखते हैं, छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज की स्थापना देश के नव नागरिकों को महान आदर्शों की ओर प्रेरित करने एवं उन्हें उत्तम शिक्षा देकर राष्ट्र का उत्थान करने हेतु हुई थी। कॉलेज की चमकीली नारंगी कागज पर छपा हुआ संविधान एवं नियमावली पढ़कर यथार्थ की गंदगी में लिपटा हुआ मन कुछ वैसा ही निर्मल और पवित्र हो जाता था जैसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का अध्याय पढ़कर। तो यहाँ वे तुलना, इस बहुत अच्छी उन्होंने पहले तो उपमा दी उस छंगामल विश्वविद्यालय की, और उससे वे संविधान को, उसकी जो नियमावली है उस विश्वविद्यालय की, उसको वो संविधान से जो तुलना करते हैं, और कहते हैं कि जिस प्रकार से आपका जो समाज की जो गंदगी है उससे मैं जो मन लिपटा हुआ है वह नहीं धुल सकता। व्यंग करते हुए जो व्यंग में कह रहे हैं कि जिस प्रकार से धुल जाता है वैसे ही आपका संविधान के नियम पढ़कर धुल जाएगा। इसका अर्थ ही है कि संविधान में भी केवल यह लिखा जाना कि हमें अपने देश के लिए देशभक्ति से तत्पर होना चाहिए, वह होगा नहीं। यह बड़ी गहरी बात है। देखिए कि संविधान, जैसा हम बातचीत बार बार कर रहे हैं कि एक विदेशी व्यवस्था है, यहूदी ईसाई व्यवस्था परिप्रेक्ष्य में और ज्ञानोदय की पृष्ठभूमि से उठे हुए सिद्धांतों के ऊपर आधारित जनतंत्र की प्रणाली है, गणतंत्र की प्रणाली है, और यहां पर दैवी अवधारणा है ही नहीं। जब हम नैतिक मूल्यों की बात करते हैं तो दैवी अवधारणा के बिना इन नैतिक मूल्यों की हम बात कर ही नहीं सकते हैं। बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। हर समय आप पुलिस के, राज्य के राज्यकर्मी हर छोटी छोटी गली, हर छोटे छोटे परिवार, हर व्यक्ति के पास तो नहीं लगा सकते। जब राज्य अपनी दृष्टि से उन्हें नहीं देख रहा है तब भी वे नियमों का पालन कैसे करें, इसकी क्या व्यवस्था है? धर्म में इसकी व्यवस्था हो सकती है। ऐसे नियम नैतिक मूल्यों से ही उदय हो सकते हैं। ऐसे नियम बाहर से, दंड से उदय नहीं हो सकते। ठाकुर जी की दृश्य, यदि आपको याद होगा, हमने उस चलचित्र के माध्यम से जी, हमने उस पर चर्चा भी की जी, थी। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। एक और बहुत छोटा सा उदाहरण है कि मैं जब छोटा था तो जब रात को पेड़ों को छूने जाता था या उनके साथ खेलने लगता था तो घर के दादी, माँ हमें ये टोकते थे, कहते थे कि नहीं, इनको नहीं छेड़ना है, पेड़ सो रहे हैं। तुलसी को अगर हम तोड़ने जाते तो कहते तुलसी मैया जो प्रसन्न नहीं होंगी, वह तुम पर कुपित हो जाएंगी।
तो इस समय तो कोई नहीं देख रहा है, और उनका उत्तर आता था, तुलसी मैया तो देख रही है। तो यह जो नैतिक मूल्य हैं, ये आपके अंदर ही उदय हो सकते हैं, यह किसी राज्यकर्मी के दंड के भय से उदय नहीं हो सकते। तो संविधान से नैतिक मूल्य उदय नहीं हो सकते। जो बड़े अपराध हैं, उनकी नियमावली संविधान के द्वारा बनाई जा सकती है, पर जिस प्रकार से ज्ञानोदय की पृष्ठभूमि में इसको धर्म का विकल्प माना गया है, संविधान को धार्मिक व्यवस्था का विकल्प संवैधानिक व्यवस्था को माना गया है, यह बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है। हमारी परंपरा, भारतीय हिंदू सनातन परंपरा, समाज, सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि के अनुसार धर्म दृष्टि के बिना आंतरिक मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का उदय नहीं हो सकता। केवल संविधान इन नैतिक मूल्यों को की रक्षा नहीं कर सकता। संविधान धर्म का विकल्प नहीं है, जैसा कि कुछ राजनेता और कुछ तंत्र ऐसा सोचते हैं, और हमको अब ऐसा बताया जा रहा है। परंतु संविधान, संवैधानिक व्यवस्था धार्मिक व्यवस्था की विकल्प नहीं है। संविधान होना अनिवार्य है, परंतु धार्मिक व्यवस्था होना और भी अनिवार्य है। और यह इसलिए भी है क्योंकि मौलिक अधिकारों के बारे में तो चर्चा होती है, जी। परंतु जो मौलिक कर्तव्य हैं, उनके बारे में चर्चा कर्तव्य नहीं होती। बोध को हम धीरे धीरे समाज से जी विस्मृत करते जा रहे हैं, और हमारे जो शास्त्र हैं उनमें उन्हीं की चर्चा होती है। जी। एक रोचक साहित्यिक विधा के माध्यम से हमने एक गंभीर विषय पर आज चर्चा की। एक ऐसी ही साहित्यिक कृति के माध्यम से हम इस चर्चा को अगले अंक में भी आगे बढ़ाएंगे। हमसे जुड़े रहिए। नमस्ते।